Good morning, student. I welcome you on the Pillar Farm app. Today, due to some network issue, I got late. I'm sorry. ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की. ठीक है. Once again, good morning. Let me know my voice is audible. Yes or no? My voice is audible. Am I audible to everyone? Okay, yes, good morning. है ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है मेरे यहाँ पर, तो इस कारण से थोड़ा डिले हो रहा है ना. चलिए, तो ये हमारा स्टार्टअप है और ये प्लेटफॉर्म है हमारा प्लेटफॉर्म. यू कैन ज्वाइन अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड ओके. So you have to pay very less fee and you can get our course. बात करते हैं, these are the facilities we provide you. My voice okay? Yes, ठीक है. And these are the discounts. BISENG 10. By using this discount you can get 10% off. ठीक है. And here I am your mentor. Okay, fine. ठीक है. See, so student, यहाँ पर we were talking about yesterday we were talking about major Indian English writers. So, Rabindranath Tagore ji, we discussed about Rabindranath Tagore ji. Briefly, let us revise. He was versatile and basically he was a poet, novelist, dramatist, है ना. तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन, यू कैन से फर्स्ट इंडियन, नॉट ओनली इंडियन बट फर्स्ट एशियन, है ना, हु रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमने बात करी है. इंडियन कल्चर के वो आइकन माने जाते हैं. गीतांजलि के लिए इनको जो है नोबेल मिला है, ये आपको ध्यान रखना है ना. तो गीतांजलि के बारे में हमने पढ़ा है. रिवीजन नहीं करना जरूरी है. ये देखिए आप, हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज, ये हम चर्चा कर चुके हैं. उसके बाद में इनके वर्क से स्टोरीज हैं, इसमें अपरिचिता, काबुली वाला, है ना. ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी स्टोरीज हैं. ठीक है. चलिए, देन हम बात करते हैं नशनीर द ब्रोकन नेस्ट 1901 में. ठीक है ना. ये गोरा है, चतुरंगा है, घरे बारे, है ना, ये इनके कुछ नॉवेल्स हैं. ड्रामा है जिसमें हम वाल्मीकि प्रतिभा है, मुक्त धरा है, द पोस्ट ऑफिस है, और मालिनी है, चित्रा, ये सब जो है इनके ड्रामा है. उसके बाद में हमने ऐसे इनके कुछ साधना, नेशनलिज्म बहुत ज्यादा चर्चित है, तो इनको आपने देखना है. गीतांजलि के बारे में हमने आपको बताया था. गीतांजलि के बारे में एक बात जरूर याद रखिए, कोई नॉवेल या ड्रामा नहीं है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है. ये जरूर आप ध्यान देंगे. गीतांजलि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, है ना, पोएम्स का कलेक्शन है. आपको बता दें कि जो इंग्लिश वर्जन में है, उस इंग्लिश वर्जन में 103 पोएम्स हैं ये टोटल, है ना. और ये इसमें सॉन्ग्स डिवोटेड टू गॉड, भगवान को सारी पोएम समर्पित, एक तरीके से भजन है ये सब, है ना. ये सारे क्या हैं, भजन हैं जो भगवान को समर्पित हैं. और बंगाली वर्जन में, ये बंगाली वर्जन 1910 में पब्लिश हुआ था और इंग्लिश हुआ था 1912 में, है ना. और इनको जो है 1930 में फिर नोबेल प्राइज भी मिल गया था. ये देखिए इंग्लिश वर्जन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है. इंग्लिश वर्जन में 103 में से 53 पोएम्स जो है ट्रांसलेट की गई है गीतांजलि से, एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है. और बाकी जो 50 पोएम हैं वो टैगोर जी के अदर वर्क से ली गई है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. इसमें इनका मानना है कि डिवोशन टू गॉड और साल्वेशन, यानी एक तो ये मेजर थीम है, मिस्टिसिज्म. दूसरा, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. इनका मानना है कि भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है. ठीक है ना.
तो ये आपको ध्यान रखना है ये गीतांजलि के बारे में, ठीक है। गीतांजलि का पहला सॉन्ग है दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। ईश्वर को कहते हैं कि आपने मुझे अनंत बनाया है, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने सरोजिनी नायडू के बारे में चर्चा करी। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है, चट्टोपाध्याय के रूप में इनका जन्म हुआ है, लेकिन बाद में ये या नायडू, शादी के बाद नायडू हो जाती है चट्टोपाध्याय, और इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ पर इनके हस्बैंड का नाम है गोविंद राजुला नायडू, ठीक है। इंग्लैंड जाते वहां पर ये साइमन से मिलती हैं और एडमंड गूस से मिलते हैं, जिन्होंने इनको क्या है पोएटिक या पोएट बनने में बेहद मदद की है। तो और दूसरा ये एक्टिविस्ट भी रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और पोएट भी रहे, है ना। महात्मा गांधी से मिले, इंडियन वुमेन क्या है जो पहली इंडियन वुमेन है जो प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती है 1925 में, आपको ध्यान रखना है ना। तो बहुत बड़ा रोल रहा है, इन्होंने दांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी के साथ में राउंड टेबल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंग्लैंड गए, ठीक है ना। तो दीज आर दी फैसिलिटीज। सरोजिनी नायडू के बारे में, और हम ये पहले गवर्नर रही यूपी की, है ना, जो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा के नाम से जाना जाता था। मैंने पूरे भारत की पहली महिला गवर्नर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, है ना। मात्र 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। इनका फर्स्ट कलेक्शन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और द गोल्डन थ्रेशोल्ड है ना, इसका जो इंट्रोडक्शन है ये ऑथर सीमंस ने दिया है, और ये समर्पित है, आप देख सकते हैं, ये समर्पित है एडमंड गूस को, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वी हैव डिस्कस्ड इट, है ना। एडमंड गूस को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये और कुछ यहाँ पर इनके वर्क्स हैं, आपको पढ़ लेना है। इंडियन व्यूवर्स बहुत फेमस पोएम है, कल हमने चर्चा करी थी, थोड़ा सा रह गया था इसमें। फर्स्ट स्टेज में वो चर्चा करती है जैसे वीवर्स, है ना, वीवर्स मतलब बुनाई कर रहे हैं, कपड़े बुन रहे हैं। तो वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon wild, we weave the ropes of a newborn child। यानी ये जिंदगी को बता रहा है कि हमारी भी जिंदगी ऐसे ही है। तो इंडियन ये व्यूअर्स कह रहे हैं कि हम इतने सुंदर कपड़े किसके लिए बना रहे हैं, छोटे से बालक के लिए बना रहे हैं, यानी ये बर्थ को बता रहा है ये वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि व्यूअर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, why do you weave a garment so bright, like the plums of a peacock purple and green, we weave the marriage bells of queen। ये देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये वीविंग वीव कर रहे हैं किसके लिए, मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन के लिए, है ना। क्वीन के लिए इतने बेहतरीन कपड़े बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बता रहे हैं। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, तो यानी ये एक तरीके से यूथ और पूरी ओल्ड एज को है, मैंने पूरी जिंदगी को बता रहा है ये वाला, एडल्ट एज और ओल्ड एज को, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ। उसके बाद में आप देखिए वीवर्स वीविंग सोलेम इन स्टील, देखिए यहाँ पर वीवर्स वीविंग सोलेम इन स्टील मतलब बहुत पीसफुली, बहुत कामली। और व्हाट डू यू वीव इन द मॉर्निंग मूनलाइट चिल, ये देखिए वीवर्स वीविंग solemn and still, what do you view in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, white as a feather and white as a cloud, we view a dead man's funeral shroud। ये देखिए क्या व्यू कर रहे हो, डेड मैन्स फ्यूनरल यानी कफन, ठीक है। बहुत शांति से, बहुत ही शांतिपूर्वक वो मतलब व्यू कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं। तो क्या व्यू कर रहे हो, फ्यूनरल श्राउड का मतलब है कफन को कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डेथ को बता रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी जो इंडियन व्यूवर्स के लिए को समर्पित ये है कि वो कपड़ा बुन रहे हैं, तो एक बच्चे के लिए, फिर है ना एक क्वीन के लिए जिनकी शादी होने जा रही है, पूरी जिंदगी को शो कर रहा है वो, और अंत में जो है कफन भी बुन रहे हैं बहुत शांति से। तो ये पूरी पोयम है, जिंदगी में ऐसे ही चलता है ये, ठीक है, यही लाइफ है ना। चलिए, I always say that every day is new our life। आज 15 जुलाई 2023 है, तो दिस इज द न्यू एंड फ्रेश डे इन अवर लाइफ। आज की सुबह इतनी प्यारी है, नहीं हमारी जिंदगी में पहली बार आया है, और उम्मीद करते हैं कभी भी हर दिन नया होता है। स्टूडेंट, कल का जो दिन था वो नया था, चलेगा, अब नहीं आएगा।
So this is the reality of life. Every moment, every day is new in our life, and we have to live the life. ठीक है? और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनको जरूर सॉल्व करेंगे. नेम द ऑथर ऑफ द गार्डनर, द फ्यूगिटिव चित्रा, सेक्रीफाइस द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, तो इनके कौन हैं आप, मैं आपको ठीक है कल तक का समय दे रहा हूँ. अब इनको सॉल्व करेंगे एक बार. आर्थर साइमन रॉट अबाउट दिस पर्सन, आप देख सकते हैं, है ना. चलो थोड़ा सा चर्चा करें तो पहले में आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना. फिर आप ऑल द लाइफ ऑफ द टीनी फिगर सीम्ड टू कंसंट्रेट इटसेल्फ इन द आइज आई. तो साइमंस का नाम आया है, जाहिर तौर पे कौन मिले इनसे, सरोजिनी नायडू, है ना. ये क्वेश्चन ये यूजीसी नेट का है. नेम सरोजिनी नायडू लास्ट कलेक्शन ऑफ, है ना, पोएम्स. तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. क्या है, ब्रोकन विंग्स या द गोल्डन थ्रेशोल्ड, क्या है इनका लास्ट कलेक्शन, आप देखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू. ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए इंडियन फिलोसॉफी, फिशरमैन ऑफ, है ना, कोरोमंडल. ठीक है ना, तो कल इस पे yes. Now tell me, am I audible? Am I audible? वॉइस आ रही है मेरी? Am I audible? My voice is coming, yes or no? आवाज आ रही है, yes or no? Okay, see. चलिए, तो है ना, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अब नेक्स्ट आज का जो है निजिम इज़ेकिल, नेक्स्ट पॉइंट. देखो रिवीजन जरूर करना चाहेंगे हम. ओके, तो रिवीजन में आप, है ना, यहाँ पर देखिए निजिम इज़ेकिल 1924 में इनका जन्म हुआ है. 1924 में और 2004 में अभी, है ना, देखिए बहुत बड़े आप देखेंगे पोएट भी हैं. और मुंबई में इनका जन्म हुआ है. आप देखेंगे थोड़ी बहुत सारे इनके फैक्ट निकल कर आएंगे. आप देखेंगे इनका जो डेथ हुई है 2004 में 79 की एज में. फादर देखिए मोजेस इज़ेकिल, स्पाउस इनकी डेजी जैकब है 1952 में. यहाँ पर देखो, ही वाज अ 20th सेंचुरी इंडियन जेविश पोएट, प्ले राइट एंड क्रिटिक. इंडियन जेविश का मतलब ये है यहूदी, है ना, यहूदी है जो भारत में आके बसे थे. ठीक है, आप देख सकते हैं इजराइल, फिलीपींस, वहां पर यहूदियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे. ठीक है, हिटलर के द्वारा. तो बहुत सारे लोग वहां से निकल करके अन्य देशों में गए. वहां से, है ना, निज़िम इज़ेकिल का परिवार भारत आ गया और ये भारत आकर के बसे हैं और भारतीय हो गए फिर, है ना. तो इंडियन जेविश फैमिली, यहूदी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए नाम आप थोड़ा सा अजीब देख सकते हैं इनका. जेविश कम्युनिटी नोन एज द बेने इज़राइल इन मराठी, है ना, ये देखिए. तो इनको बेने इज़राइल के रूप में जाना जाता था, जेविश कम्युनिटी को, जो मुंबई में रहे हैं. ठीक है ना. इस फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम इज़राइल, ये देखिए. ठीक है, कहाँ से ये माइग्रेट हुए हैं, इज़राइल से. आपको मैंने बताया जर्मनी के जो हिटलर थे, है ना, हिटलर या तानाशाह शासक जो थे हिटलर, तो उनके क्षोभ के कारण बहुत सारे जो इज़राइल के जो यहूदी परिवार है वो दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए थे. हिटलर का तानाशाही का नाम इतिहास में दर्ज है, आप जानते हैं उनको. तो उनके कारण ये मुंबई आकर बस गए थे. ठीक है ना. तो ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्ड्स या पोइट्री. देखिए, ये बहुत बड़ी बात है. ये बहुत बड़ी बात है कि इनको द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्ड्स, यानी पोस्ट मतलब आजादी के बाद का, आजादी के बाद का क्या है, इंडियन इंग्लिश पोएट्री का पिता कहा जाता है. तो आप सोच सकते हैं निज़िम इज़ेकिल का अपना महत्व है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, यहाँ पर देखिए मतलब एक तरीके से बहुत फंडामेंटल फिगर है निज़िम इज़ेकिल, है ना, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया लिटरेरी हिस्ट्री, स्पेशली फॉर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में. His poetry shows extreme optimism of life, thought,
लाइफ इज फील्ड विद सारोज एंड प्रॉब्लम्स, है ना। थोड़ा सा ये इनको ऐसा, क्योंकि ऐसा सामना भी किया इन्होंने, है ना, जिंदगी से। देखो इसराइल से इंडिया आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इनको लगता था कि जिंदगी क्या है, दुख और समस्याओं से भरी पड़ी है। लाइफ क्या है, इज फिल्ड विद सारोज एंड प्रॉब्लम्स। The themes mainly used in his poems are love, loneliness, lust, creativity, human foibles, and so on. ठीक है ना। तो ये themes को जो उन्होंने यूज करी हैं, the themes mainly used in his poems are love, loneliness, lust, creativity, etc. है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1983 में। इनका कलेक्शन है लेटर डे साम्स, लेटर डे साम्स, ठीक है ना। तो ये पोएम कलेक्शन है, पोएट्री कलेक्शन है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखना है। ऑनर्ड विद पद्मश्री, पद्मश्री भी इनको दिया गया है 1988 में। 1988 में इनको पद्मश्री दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको पता है भारत सरकार द्वारा चार बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट यू कैन से प्रोवाइड्स ऑनर, फोर यू कैन से मेजर अवार्ड्स आर गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। फर्स्ट इज भारत रत्न, दूसरा है दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। तो उसी में से 1988 में जो है पद्मश्री इनको दिया गया है। ठीक है, ये सर नो। चलिए आगे हम बात करते हैं। को फाउंडेड द लिटरेरी मंथली, जो उनको यहाँ पर एक मैगजीन आपका मंथली निकलती थी, तो उसमें 1961 में ये प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर ये को फाउंडर थे। बिकेम एन आर्ट क्रिटिक ऑफ द नेम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एंड एडिटेड पोएट्री ऑफ इंडिया। तो ये कुछ वर्क रचनाएं हैं मैगजीन से, है ना। तो पोएट्री ऑफ इंडिया, इन सबको क्या है, इन्होंने असिस्ट किया है। इंडियन आइडेंटिटी, ये ध्यान रखना, इंडियन आइडेंटिटी, निसिम इज़ेकियल पोएट्री हैज द थीम और आइडियल ऑफ इंडियननेस। यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता दूं, भले वो इजराइल से आए हैं, है ना, निसिम इज़ेकियल का परिवार भले इजराइल से आए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इंडिया में बस गए, इंडिया के हो गए। और फिर जो है अपनी पहचान, अपना जो जितना भी लिखा है इन्होंने, ये इंडियन आइडेंटिटी के ऊपर लिखा, इंडियननेस के ऊपर लिखा है। मोस्ट ऑफ द पोएम्स डील विद इंडियन सोशल कंटेक्स्ट एंड इश्यूज, है ना। ये देखिए ज्यादातर पोएम क्या है, इंडियन सोशल कंटेक्स्ट और इश्यूज को लेकर के हैं। इस पोएट्री एक्सप्लोर द इंडियन रूरल लाइफ, है ना, और रिचुअल एंड कस्टम्स। पूरी पोएट्री में भारतीय जो रूरल लाइफ है, रिचुअल्स है, कस्टम्स है, उसको एक्सप्लोर किया गया है इनकी सारी पोएट्री में। इज़ेकियल्स पोएम्स रिवील द स्टाइल ऑफ फ्री वर्स। बहुत सारी पोएम इन्होंने फ्री वर्स में लिखी है, जिसमें राइम रिदम का हम फॉलो नहीं किया जाता है। एंड आल्सो समटाइम्स राइम्ड लाइन्स, और कहीं पर राइम्ड लाइन भी लिखी जहाँ तुक मिलता है। Nissim Ezekiel believed in the expression of experiences by choosing the right word, है ना। ऐसा इनका, ये देखिए ये लाइन जरूर ध्यान देंगे। निज़िम इज़ेकियल बिलीव्ड इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय चूजिंग द राइट वर्ड। इसका मतलब ये है, इज़ेकियल बिलीव्ड दैट द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, द पोएम्स ऑफ निज़िम इज़ेकियल। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, निज़िम इज़ेकियल के बारे में, जब ये पोएम लिखते थे तो कुछ भी वर्ड मिल जाए लिख दे, ऐसा नहीं है। ये वेट करते थे उस पर्टिकुलर पोएम के लिए, कोई बेहतर वर्ड मिले, कोई अच्छा वर्ड मिले, तो उस वर्ड को उसके लिए वेट करते थे। लिखा ना इन्होंने, द बेस्ट बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, है ना। और जैसे एक बार पोएम लिखी, पोएम लिखने के बाद में फिर उसको रिवाइज करते थे, उसको फिर ऑब्जर्व करते थे, और कोई अच्छा वर्ड मिलता है तो उसको जो है उसमें शामिल करते थे। इसलिए वो कहते हैं कि द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय चूजिंग द राइट वर्ड, यानी जो भी लिखा जा रहा है that should be expressed through the right words, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। The poems of Nizim Ezekiel, यहाँ देखिए द पावर या एंड लिमिट्स ऑफ, देखिए द पावर ऑफ लिमिट्स, है ना, पावर ऑफ, ये देखिए द पावर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की ताकत क्या है, इंडियन आइडेंटिटी है, मेमोरी है, पोएट्री है, रिलीजन है, ठीक है। तो ये बड़ी मतलब एक तरीके से इनकी थीम्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने लिखा है।
निजी म्यूजिकल के कुछ वर्क हम देखें तो आप देख सकते हैं, टाइम टू चेंज है ना, टाइम टू चेंज है, 60 पोएम्स हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, द थर्ड, ये ईयर याद रखना आपने, द अनफिनिश्ड मैन है, द एग्जैक्ट नेम है। उसके बाद में 1974 में स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स हैं, ट्रांसलेशंस ऑफ द मराठी पोएट, है ना, ये देखिए इंदिरा संत। तो ये स्नेक स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स, तो ये जो है ये ट्रांसलेशन है, स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स, ये ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी पोएट इंदिरा संत का, ठीक है ना, इनका ट्रांसलेशन, इन्होंने मराठी में लिखा होगा, उसको इन्होंने स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स के नाम से किया है। 1976 में हाइम्स इन डार्कनेस, ये याद रखना है आपको, हाइम्स इन डार्कनेस 1976 में। और लेटर डे साम्स, जिसके लिए ना साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, अभी हमने पढ़ा था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है ना, लेटर डे साम्स। और 1989 में कलेक्टेड पोएम्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं निजी म्यूजिकल बेसिकली पोएट है, लेकिन कुछ इन्होंने प्लेस भी लिखे हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे हैं, जैसे नलिनी, कॉमेडी इन 3 एक्ट्स, ठीक है, मैरिज पोएम है, वन एक्ट ट्रेजिक प्ले, देखिए वन एक्ट ट्रेजिक प्ले है, नलिनी है, स्लीप वाकर से है, इंडो अमेरिकन फार से है यहाँ पर स्लीप वाकर। 1969 में द थ्री प्लेस कोलकाता, है ना, राइटर्स वर्कशॉप, है ना, इंडिया। 1993 में डू नॉट कॉल इट सुसाइड मद्रास, डू नॉट कॉल इट सुसाइड मद्रास, मैकमिलन इंडिया, ठीक है ना। तो ये कुछ प्ले हैं, आपको ध्यान रखना है। नलिनी मैरिज पोएम है, स्लीप वाकर से मैरिज, और देखो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, मैरिज पोएम लिखा है, लेकिन है प्ले, ये क्या लिखा है, वन एक्ट ट्रेजिक कॉमेडी है ये, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, यहीं से क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये कुछ पोएम्स हैं, आप देख लीजिए एक बार, द कपल है, इंटरप्राइज है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरप्राइज, इट इज सिमिलर टू टी.एस. इलियट्स जर्नी ऑफ मैगी, है ना, एक पोएम है जर्नी ऑफ मैगी, टी.एस. इलियट का, उसके आसपास लिखा गया है। अ टाइम टू चेंज, फिलोसॉफी आइलैंड, द प्रोफेसर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वेरी वेरी फेमस, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निजी म्यूजिकल का बहुत फेमस पोएम है, आपको कॉलेज में कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिल जाता है। इन द कंट्री कॉटेज, है ना, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस., ठीक है, एंटरटेनमेंट है, पोएट लवर एंड बर्ड वाचर है, इट इज इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम, ये देखिए द एग्जैक्ट नेम, द एग्जैक्ट नेम इनका बुक का नाम है, उसमें जो है ये पब्लिश हुई है, बहुत सारी पोएम इनकी जो है, पोएट लवर एंड बर्ड वाचर, ये बुक है, उसमें ये पब्लिश हुई है। द टाइटल इज रेमिनिसिप, देखिए द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट इन हिज मिड समर नाइट्स ड्रीम। एक्चुअल में क्या है, विलियम शेक्सपियर का जो मिड समर नाइट्स ड्रीम है, तो वहां से कहीं ना कहीं ये जो टाइटल लिया गया है, पोएट लवर एंड बर्ड वाचर, तो ये टाइटल कहीं ना कहीं उससे लिया गया है। इसकी ओपनिंग लाइंस आप देंगे, क्या है, टू फोर्स द पीस, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स आर वुमेन, द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स। ये देखिए क्या कह रहे हैं, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स आर वुमेन, यानी जो बर्ड्स और वुमेन का जो अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए कह रहे हैं कि टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज। नेवर टू बी स्टिल का मतलब कभी शांत नहीं होना, लगातार काम करते जाना, ऐसा नहीं। आपको अगर कोई बात लिखना है, पोएट्री लिखना है, तो द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, यू हैव टू वेट फॉर द बेस्ट वर्ड्स, ठीक है। ये है कुछ पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों को आप जरूर ध्यान देंगे, पोएट लवर बर्ड वाचर की। टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल is not the way of those who study birds or women. The best poets wait for words. The hunt is not an exercise of will, but patient love relaxing on a hill. To note the movement of a timid wing,
until the one who knows that she is loved no longer waits but risks surrendering. In this the poet finds his moral prouder who never spoke before his spirit moved. है ना? तो ये टेक्स्ट आप लोग जरूर एक बार पढ़ लें। एक बार टेक्स्ट पूछ लेते हैं, पंक्तियां पूछ लेते हैं और बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखी गई है और कहाँ से ली गई है। ठीक है ना? ये बीच में कहाँ से? ठीक है, ये हमारा एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप लोग ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारा फिलर फॉर्म ऐप है। आपको साथ ही बता दो बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पर फ्री में। बहुत सारी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है चलिए थोड़ा सा हम 2-3 मिनट का एक बार रिवीजन करते हुए कि अभी तक का हमने जो एक बार मैं आपको ले चलता हूँ, है ना? ये सरोजिनी नायडू के बारे में हम देखें। सिलेबस हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, सिलेबस एक बार आप देख लें क्योंकि उसके बाद में जो है कंटिन्यू आपको मेहनत करना है। फिर सिलेबस चलिए देखिए, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, है ना? पहला यूनिट हमारी ड्रामा है ना? उसके बाद में एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सबसे महत्वपूर्ण पोएट्री। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि जो फर्स्ट 4 यूनिट है लिटरेचर पूरा उसमें कवर होता है और बाकी की 6 यूनिट है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी। पहली 4 यूनिट के लिए स्ट्रेटजी और बाकी की 6 यूनिट के लिए। पहली 4 यूनिट पढ़ेंगे तो बाकी की 6 यूनिट समझ में आएगी। शायद दोनों है ना इंटर रिलेटेड है। दूसरी यूनिट पोएट्री हमारी, है ना? तीसरी फिक्शन, है ना, या नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ब्रिटिश अमेरिकन पोस्ट कॉलोनियल, है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा ब्रिटिश अमेरिकन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नॉन फिक्शन प्रोज है, जैसे फ्रांसिस बेकन है, एडिसन है। ठीक है, तो इनको आप पढ़ते हैं। राल्फ वाल्डो एमर्सन, बड़े बड़े यहाँ पर रिचर्ड अपने जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील। ठीक है, चार्ल्स लेम है। तो इनको आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज है यूनिट 5, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थियरीज एंड पेडागॉजी है। ठीक है, उसके बाद में छठे जो यूनिट इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, फ्यूचर, हमने बहुत अच्छे से इसको करने का प्रयास किया है और हमारी क्लास वहीं से चल रही है। 7 में कल्चरल स्टडीज है। ठीक है, और 8 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, 9 में लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और फिर आपका थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है, आपको देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है यूनिट 10। यूनिट 10 में क्या है? रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यू हैव टू स्टडी दिस यूनिट विद फर्स्ट पेपर। आपको ये वाली यूनिट को पहले पेपर के साथ कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है। ठीक है, आप इसको जो है पहले पेपर के साथ में आप कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें, तो उससे क्या होगा कि समझ में आएगा। और आपको देखिए पहले पेपर में 5 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें तो 15 क्वेश्चन इस यूनिट से। बहुत सरल यूनिट है, इजिली यू कैन कवर इट। ठीक है ना? तो इसको आप जरूर पढ़ें, है ना? स्टडी प्लान मैंने बताया था आपको कि ये पहले 4 यूनिट के लिए अलग प्लान और लास्ट की 6 यूनिट के लिए अलग प्लान। ठीक है ना? तो आपको इस तरीके से दोनों पे लेकर चलना है। ठीक है स्टूडेंट, और बाद में फिर हमने एक बार फिर से देख लिया, यूनिट 6 हमने शुरू किया था। तो इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी थी और हमने ये बताया था कि जो इंग्लिश है वो यूएनओ की 6 भाषाओं में शामिल है। और अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, भारत में शासन करना भी शुरू कर दिया और अपनी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा दिया उन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, राजा राम मोहन राय है। इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है या इंग्लिश में लिखना शुरू किया था। ठीक है ना? उसके बाद में प्री कॉलोनियल पीरियड में आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, चार्टर्ड एक्ट बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना? और मेघालय का मिनट जो आता है 1835 में, वो कहते हैं कि जो भारतीय हैं उनको जो ऐसी शिक्षा दो जो शरीर और रंग से तो भले भारतीय लगे लेकिन विचारों से वो अंग्रेज होना चाहिए। तो उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। ठीक है ना? कॉलोनियल पीरियड की हम बात करें तो मैकियावेली का मिनट है और बाद में इंग्लिश लागू हुई है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में है कि जो अपर क्लास अपर लोग है 10-20% उनको अंग्रेजी सिखाओ और ये बाकी लोगों को भी सिखाएंगे।
तो ये मिक्यावेली की स्ट्रेटजी थी, वो डिस्पेज 1854 में आता है, हंटर कमीशन 1882 में है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, उसके बाद में 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू होता है, ठीक है। तो साउथ जो हमारे राज्य है, भारत की जो साउथ के राज्य है, उन्होंने हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में विरोध किया, तो बाद में फिर क्या है, अंग्रेजी को भी बढ़ावा दिया जाने लगा, ठीक है। कोठारी कमीशन आता है जो नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। फिर फ्यूचर ऑफ इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे, मेरे पास थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा ये नेटवर्क के कारण डिस्टर्ब हो रही है क्लास, ठीक है। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम। ठीक है, फाइन, इट्स फाइन, यस आर नो, ठीक है। आज इतना ही क्लास ले पाएंगे, ठीक है। इट्स फाइन, यस आर नो एवरीवन, हाँ ठीक है। तो इट्स बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, और रिवाइज जरूर करें आप लोग, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। कोई भी एक आपके पास कंटेंट हो, उसको लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दें, स्टार्ट रीडिंग, एंड आप क्लास देखिए, रिकॉर्डेड क्लास देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। सो ओके, आई एम लीविंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।